नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिवाली के त्योहार के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कोविड टीकाकरण में धीमी रफ्तार के जिलों के जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक चल रही है। क्या रहा इस बैठक में, ये आप तक लेके आएंगे। साथ ही डेंगू के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों की बात होगी और दिखाएंगे आपको कैसे अयोध्या दीपोत्सव में बनेगा नया रिकॉर्ड। देश में दिवाली की तैयारियों की धूम के दृश्यों के साथ ही ले चलेंगे आपको केदारनाथ। दिखाएंगे तैयारियां 5 तारीख के प्रधानमंत्री के दौरे की भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री की कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक। पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलाधिकारियों के साथ बातचीत। केंद्र ने डेंगू के प्रकोप से जूझ रहे 9 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बीमारी के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहायता करने के लिए उच्च स्तरीय टीम भेजी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 107 करोड़ 29 लाख से अधिक वैक्सीन दी गई खुराक। पिछले 24 घंटों में 11,093 नए मामले दर्ज। कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 98.22। अयोध्या में दीपोत्सव आज 9 लाख दियों की रोशनी से जगमगा उठेंगे घाट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम गणमान्य आज अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश में आज मनाई जा रही है छोटी दीपावली। लोगों में त्योहार को लेकर जबरदस्त उत्साह। देश भर के बाजारों में छाई रौनक। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी समिति की आज होने वाली बैठक में भारत में विकसित कोवैक्सीन टीके के आपात उपयोग की सूचीबद्धता पर लेगी फैसला। तकनीकी सलाहकार समूह ने वैक्सीन निर्माता कंपनी से 26 अक्टूबर को और मांगा था स्पष्टीकरण। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन और रूस पर साधा निशाना। चीन और रूस के राष्ट्रपति के COP26 सम्मेलन में शामिल न होने को बताया बड़ी भूल। और T20 विश्व कप में आज भारत और अफगानिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विराट के वीरों को अबू धाबी के मैदान पर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बड़े अंतर से हासिल करनी होगी जीत। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक है। बैठक में ऐसे जिले शामिल हैं जहां 50% से कम पहली डोज दी गई और दूसरी डोज भी पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकी है। पीएम मोदी की झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले अन्य राज्यों के करीब 40 से अधिक जिलाधीशों के साथ बातचीत है। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। विश्व के नेताओं ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में द्वीपीय राष्ट्रों के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है। We appreciate very much initiative from Prime Minister of India, Mr. Modi, who explained Indian politics on climate change. And I think this politics is not only appreciated by Dominican Republic, but it's appreciated by many countries in the world. And congratulate the initiative of Shri Narendra Modi for setting up this fund. India is a leader on solar energy. India is a leader on resilient islands. India is also a leader on
setting up mechanisms for disaster relief and resiliency. So India is making great strides and showing leadership. I'm also very happy that India, because of its advantage on technology, because of the science and technological innovations of India, the South-South cooperation is seeing new arrangements, new cooperation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली और ब्रिटेन का 5 दिवसीय दौरा बेहद सफल रहा है। ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने IRIS कार्यकारी समिति के से अध्यक्ष कमल किशोर के साथ खास बातचीत की। देखते हैं इस बातचीत के मुख्य अंश। भारत ने एक नई पहल शुरू की है CDRI के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो आइलैंड स्टेट्स में वहाँ पे डेवलप करने के लिए। और मेरे से बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है कमल किशोर जी, जो को चेयर है इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि बहुत बड़ी पहल है CDRI के थ्रू से भारत ने, जैसे जब CDRI स्टार्ट किया था उसके बाद ये एक नई पहल है, एक नया प्रोग्राम है, कितना महत्वपूर्ण है खासतौर से आइलैंड स्टेट्स के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम? 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क में क्लाइमेट एक्शन समिट में CDRI की घोषणा की थी, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आज 2 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने CDRI के तहत एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया 5 और देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ मिलकर के, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। दुनिया में करीब 58 स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसका सीधा और सबसे ज़्यादा विपरीत प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव इन देशों पर पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि इस स्थिति में, क्योंकि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के या जो छोटे द्वीपीय देश हैं उनकी जनसंख्या कम है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको छोड़ दें। हमें सब पूरी मानवता को साथ मिल करके उनकी रेजिलियंस के लिए उनको आपदाओं से, जलवायु परिवर्तन से कम नुकसान हो, इसमें सबको साथ आकर के काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो वैश्विक स्तर पे जो नेतृत्व है भारत का, प्रधानमंत्री जी का, ये उसका एक नया आयाम है। CDRI के चलते ये प्रोग्राम नया शुरू हुआ है, लेकिन इसमें कितना फाइनेंस की ज़रूरत है, कितना पैसा आप लोग पूलिंग कर रहे हैं? इसमें जो हमारा अभी पहला टारगेट है, पहले फेज़ में हमें $50 मिलियन की हमारी ज़रूरत है। 50 में से 30 हमारे पास उपलब्ध है और हम और देशों से बात कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो $50 मिलियन हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसरो की फैसिलिटी भी यूज़ की जाएगी, ये कितना बड़ा अहम एक तरह से साबित हो सकता है? ये बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि एक चीज़ जो हम हमेशा करना चाहते हैं वो ये है कि जहाँ भी हम आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए जहाँ भी हम काम करना चाहते हैं, वहाँ पे ये ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे से अच्छे स्तर का रिस्क एनालिसिस, कि कहाँ पे किस तरह की आपदाएं आ सकती हैं, अलग अलग इलाकों में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इस एनालिसिस को करने के लिए जो रिमोटली सेंस, जो सैटेलाइट इमेजरी की, जो सैटेलाइट स्पेस एप्लीकेशंस की जो ज़रूरत है, वो पूरा करने के लिए सिड्स को इससे सहयोग मिलेगा। ये थे कमल किशोर जी, बता रहे थे कि भारत एक तरह से सॉलिडरिटी दिखा रहा है, एक तरह से लोगों को लेके आ रहा है, सारे जो आइलैंड स्टेट्स हैं उनके लिए भी सोचा जा रहा है, जिससे कि उनको ये क्लाइमेट चेंज के जो दुष्प्रभाव है उनसे बचाया जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण जौहर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्लासगो। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के शुभारंभ पर डालबर्ग एडवाइजर्स के एशिया क्षेत्र के निदेशक गौरव गुप्ता से भी खास बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने शुरुआत की है, एक नई पहल की है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्या है ये नई पहल और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त है गौरव गुप्ता, जो बहुत क्लोजली इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे COP26 में खुद यहाँ पे आए हुए हैं। इस पूरे ये जो पूरा समिट है उस पर कड़ी निगाह एक तरह से बहुत क्लोजली आप मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड, क्या एग्जैक्टली ये है? देखो, जब ये सब लोग बोलते हैं कि हमें एनर्जी ट्रांजिशन करना है कि रिन्यूएबल्स लाने हैं, सोलर, विंड, इसके लिए अगर ये बहुत बड़े स्केल पे होगा तो इसके लिए वी नीड वन ग्रिड, वी नीड द एबिलिटी टू कि एक दूसरे के साथ एनर्जी ट्रेड हो सकती है। जैसे अगर राजस्थान में बहुत सारा सन है
तो क्या हम उस सोलर एनर्जी को कहीं और भेज सकते हैं? उसके लिए ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन उस ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीज़ के बीच में भी चाहिए। कि इसका मतलब ये होगा कि जैसे आपका नॉर्थ अफ्रीका में इतना सारा सूरज है, जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बन सकती है सोलर के साथ, शायद वो यूरोप भेज सकते हैं। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर is absolutely necessary for the level of energy transition that the world needs. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री COP26 में जो उनका जो लीडरशिप रहा है, उनका जो नेतृत्व रहा है, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय रहा है। सारे देश कह रहे हैं कि क्लाइमेट जस्टिस की बात करें या दूसरे क्लाइमेट एक्शन की बात करें, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री का एक अलग ही एक लीडरशिप रही है। तो कैसे आप यहाँ पे आए हैं COP26 में, आपको किस तरीके से महसूस हो रहा है? हाँ, तो जो 2070 का नेट ज़ीरो अनाउंसमेंट जो इंडिया ने करा गया है, वो और एम्बिशियस है, जो पहले कॉप से ज़्यादा एम्बिशियस। प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे हमने देखा कि जो लोग भी कह रहे हैं, जैसे आज सुबह की जो मीट थी उसमें बोरिस जॉनसन थे, वो सब कह रहे हैं कि एक तरह से जो नए इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक उसमें से है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अगर आप सोचें कि सूरज होता कहाँ है, ज़्यादातर इक्वेटर में होता है। So if you think about the 60-70 solar belt countries, they're in the south. It's not the globally rich countries. So to have an international organization based in Delhi that is pushing for solarization, I think is an important sign of Indian leadership. ये थे गौरव गुप्ता जो बता रहे थे कि एक तरह से COP26 में एक नई पहल की जा रही है, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड की एक, और ये एक तरह से एक नया आयाम लिखा जा सकता है इसके जरिए। कैमरा पर्सन प्रवीण चौहान के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, ग्लासगो। ग्लासगो में पीएम मोदी ने कई द्विपक्षीय मुलाकातें की हैं। पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ आपसी रिश्तों पर विस्तार से बात की। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से भी मुलाकात की। पहले इटली और अब ग्लासगो स्कॉटलैंड में प्रधानमंत्री का एक के बाद एक व्यस्त कार्यक्रम। COP26 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें मंगलवार को भी जारी रहीं। इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली द्विपक्षीय मुलाकात काफी अहम रही। दोनों नेताओं के बीच भारत इजरायल संबंध पर चर्चा हुई। इजरायली प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इजरायल में सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक करार दिया और एक हल्के फुल्के अंदाज में उनकी पार्टी की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि हमारे रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से ग्लासगो में आज मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच इस पहली मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और उच्च प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में सहयोग को और भी बढ़ाने पर जोर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। देउबा से भी प्रधानमंत्री की ये मुलाकात पहली ही थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने को लेकर चर्चा की। साथ ही जलवायु और कोविड-19 पर चर्चा हुई। वहीं महामारी से उबरने की दिशा में साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोनों नेताओं ने जताई। अन्य अहम मुलाकातों में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के दौरान आपसी सहयोग और एक दूसरे के कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण को मान्यता देने के लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। वहीं एक मुलाकात माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स से भी प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 के इतर बिल गेट्स से ग्लासगो में मुलाकात की। दोनों ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री की एक के बाद एक बैठकें और व्यस्त कार्यक्रम उनकी कार्यशैली का विशेष हिस्सा रहे हैं। जब भी वे किसी सम्मेलन या दूसरे देशों की यात्रा पर होते हैं, तब उनकी लगातार चलने वाली बैठकों में देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के प्रयास होते हैं। ग्लासगो से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जिलों के साथ समीक्षा बैठक है। बैठक में ऐसे जिले शामिल हैं जहां 50% से कम
पहली डोज दी गई है और दूसरी डोज भी पर्याप्त संख्या में नहीं दी जा सकी है। पीएम मोदी की झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय और कम टीकाकरण वाले अन्य राज्यों के 40 से अधिक जिलाधीशों के साथ बातचीत है। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। और सुधाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सुधाकर, एक तरह से अपनी 5 दिनों की एक विस्तृत लंबी एक यात्रा करने के बाद, सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जब देश में पहुंचे हैं, तो देश में इस समय कोविड को लेकर जो बड़ी चिंताएं हैं उसमें टीकाकरण की रफ्तार, उसको किस तरह से एक बड़ी रफ्तार दिया जाए, और खासकर वो जिले जहां पे टीकाकरण उस आंकड़े या उस रफ्तार के साथ नहीं है। आज की समीक्षा बैठक में क्या क्या अहम पहलू होंगे, किन वजहों पर चर्चा होगी? बिल्कुल ऋतु, आपने जो सबसे पहली बात यही कही, प्रधानमंत्री एक सफल और ऐतिहासिक विदेश यात्रा के बाद लौटे हैं और उस कुछ घंटों के भीतर वो एक बड़ी बैठक कर रहे हैं राज्यों के साथ, ताकि जो टीकाकरण अभियान ऐसे जिलों में जहां इसकी रफ्तार धीमी है उसको तेज किया जा सके। देखिए, आज एक अहम मुकाम पर है देश, जब 107 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण का डोज पड़ चुका है। हम जानते हैं, चाहे G20 हो, COP26 में हो, प्रधानमंत्री के साथ जितनी द्विपक्षीय मुलाकातें हुई, सबने भारत के जो इस टीकाकरण अभियान की, इस दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज अभियान की न सिर्फ तारीफ की, एक तरह से ये एक नजीर भी दुनिया के लिए बना है। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी इससे कहीं आगे की सोच रखते हैं। हम जानते हैं, भारत का जो टीकाकरण अभियान ही नहीं, कोविड के खिलाफ जो पूरी लड़ाई है, एक तरह से भारत के सामूहिक संकल्प प्रयासों का नतीजा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नेतृत्व दिया, उसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। और खास तौर से टीकाकरण अभियान भी बीते 10 महीनों में जिस तरह से चल रहा है, चाहे लोगों की वैक्सीन हेसिटेंसी हटाने के लिए उनकी कोशिश हो, या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का जवाब न देते हुए भी एक तेज गति से कदमताल देश को कराने के लिए उनकी कोशिशें, और हर मुकाम पर वो राज्यों के साथ संवाद करते हुए, उनका हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़े हैं। और लेकिन निश्चित तौर पर आज इस मुकाम पर जब देश में इतना ज्यादा टीकाकरण हुआ, 107 करोड़ टीकाकरण डोज हो चुका है, लेकिन बावजूद ऐसे भी कई जिले हैं जहां इसकी रफ्तार बेहद धीमी है। ऋतु, आप जानकारी भी दे रही थी, 50% से भी कम लोगों का फर्स्ट डोज का टीकाकरण हुआ है। सेकेंड डोज की अगर बात करें तो 15-20% है। तो इस तरह की स्थिति है, और ऐसा क्यों है वो देखना भी जरूरी है। पीएम मोदी का ये मानना है, क्योंकि अगर उनके आसपास के जिलों में, आसपास के इलाकों में टीकाकरण की रफ्तार अच्छी है, तो कुछ जिलों में ऐसी समस्या क्यों आ रही है। तो इस लिहाज से, क्योंकि देखिए, आंकड़ों के भी जरिए ऋतु इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करनी चाहिए। अक्टूबर की शुरुआत में राज्यों के पास 5 करोड़ वैक्सीनेशन डोज अवेलेबल थे, आज 15 करोड़ डोज अवेलेबल है। रफ्तार टीकाकरण की और तेज होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी रफ्तार में कमी आई है। बीते महीने अगर बात की जाए सितंबर अक्टूबर के मुकाबले, तो टीकाकरण भी थोड़ा सा कम हुआ। तो ऐसा जिन भी वजहों से हो रहा है, तो उसको सही तरीके से एड्रेस करके, और जो प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि इस साल के अंत तक हर वयस्क व्यक्ति का टीकाकरण हो जाए, उस लक्ष्य तक पहुंचा जाए। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि जो सबसे अहम पहलू है, जो इन जिलों के जिलाधिकारी, आज 40 जिलों के जिलाधिकारियों की बैठक में जुड़ने की संभावना थी, उन जिलाधिकारियों का एक अहम रोल हो जाता है। तो साथ ही साथ, क्योंकि इस बैठक में करीब दर्जन भर राज्यों के सीएम भी शामिल हैं, तो जिलाधिकारी एक तरह से लीड लें और सीएम लगातार मॉनिटरिंग करें। निश्चित तौर पर हमें ये भी जानकारी है कि एक प्रेजेंटेशन पूरा दिया गया होगा, लेकिन सबसे अहम बात यह रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुकाम पर क्या कुछ संदेश देते हैं। अब वो संतुष्ट बैठने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। 107 करोड़ डोज भले ही देश में पड़ चुका हो, लेकिन वो एक चाहते हैं कि देश के हर व्यक्ति को ये सुरक्षा कवच मिले और पूरा देश एक तरह से कोरोना से सुरक्षित रहे। उस लिहाज से बेहद ही अहम बातचीत कह सकती है ऋतु। जी सुधाकर, हमने देखा कि लगातार 16 जनवरी से जब से टीकाकरण की शुरुआत हुई है, तब से न सिर्फ सरकारी तंत्र प्रशासन के ही जरिए नहीं, बल्कि पार्टी के तहत भी प्रधानमंत्री ने जब भी अगर पार्टी के भीतर जो बातें हुई उसमें भी नेताओं से इस बात की गुहार लगाई है कि अपने अपने इलाके में टीकाकरण की रफ्तार को जैसे भी मजबूती दी जा सकती है उसको किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज अगर टीकों की आपूर्ति भी है और हम 100 करोड़ के आंकड़े को भारत पार भी कर चुका है, तो उसके बाद ये दो धीमी गति है,
क्या ये प्रशासन की तरफ से कमी है या लोगों में सोच में एक थोड़ा सा ढीलापन आ गया है कि एक टीका लग चुका है, दूसरे टीके की जरूरत नहीं है और कोविड पे काबू पाया जा चुका है? जो बिल्कुल देखिए, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब संवाद करते हैं तो चीजें लोगों को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। अब देखिए, करीब ऐसे 10.5 या 11 करोड़ करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लिया। तो ये 15 करोड़ डोज अवेलेबल है। अगर ये दूसरी डोज लेने वाले लोग समय पर डोज ले तो इतनी जो एक तरह से स्टॉक है वो नहीं रहेगा, तो एक तरह से वो संख्या भी कम होगी जिनको टीकाकरण लेना है। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि 10 महीने में जब 107 करोड़ डोज पड़ चुका है और दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण एक तरह से भारत में जब हुआ है, तो भी ऐसे कई लोग हैं जहां जिनको वैक्सीनेशन से हेसिटेंसी है। वो हेसिटेंसी क्यों है? क्या वो चूंकि टीकाकरण केंद्र की वजह से या फिर जिलों में एक तरह से बेहतर प्रबंधन ना होने की वजह से या जागरूकता का अभाव होने की वजह से, कोई भी अगर कारण हो, अगर वैक्सीन हेसिटेंसी अभी भी बची हुई तो उसको दूर करने की जरूरत है। क्योंकि अब तो लोगों ने देख लिया है कि अगर 107 करोड़ डोज पड़ा है तो किसी तरह का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, लोग सुरक्षित हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से अब काम कर पा रहे हैं। तो इस वैक्सीन हेसिटेंसी को अगर थोड़ी बहुत अगर बची हुई है उसको खत्म करने की जरूरत है। अगर ये 40 जिले जहां 50% से भी फर्स्ट डोज कम लगा है, सेकेंड डोज भी अगर बात हो रही है, तो कुछ जिलों में ऐसे हैं जहां 15-20% जैसी स्थिति है, तो 80% लोग ऐसे बचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर उन कारणों की पहचान करनी पड़ेगी और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो जिला प्रशासन का है, ब्लॉक का है, सब डिवीजन का है, पंचायतों की एक भूमिका रहेगी। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री मोदी आज जब बात करेंगे तो एक तरह से आग्रह जरूर उनका रहेगा कि इस मुकाम पर आकर देश को अपनी रफ्तार धीमी नहीं करनी है, इस रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश करनी है। अब याद कीजिए ऋतु, इस साल 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे तो सिर्फ टीकाकरण अभियान की बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि देश के हर कार्यक्रम में 100% का लक्ष्य होना चाहिए। निश्चित तौर पर उनके मन में टीकाकरण को अभियान को भी लेकर कुछ यही बात रही होगी। ये 100% का लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूर ये जो कहीं ना कहीं इस कदमताल में वो जिले जो पीछे छूट गए हैं, देखिए क्योंकि अब देखिए कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों के कुछ जिले इसमें शामिल हैं, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा का भी एक जिला कह सकते हैं, तो इस तरह के राज्यों के जिले शामिल हैं। तो जब आस पड़ोस में ही अच्छा उनके काम हो रहा है तो इन जिलों के पीछे छूटने की या कदमताल उस रफ्तार में ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। तो जरूर उन छोटे कारणों को दूर करते हुए एक माइक्रो मैनेजमेंट पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ये जरूर एक बात पीएम मोदी मुझे लगता है रख सकते हैं जिलाधिकारियों के साथ, और क्योंकि मुख्यमंत्री भी संवाद सत्र में मौजूद रहेंगे। जी सुधाकर, देश में ये 100 साल में एक पहली ऐसी महामारी है जिसको लेकर देश लगातार एक तरह से एक सूत्र में बंध के काम कर रहा है। लेकिन अगर हम तय परंपराओं की बात करें तो जिस तरह से प्रगति की एक बैठक होती थी प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर, उस परंपरा को प्रधानमंत्री ने तोड़ा है कि जब किसी तरह की समस्या हो तो उसमें कैसे देश का शीर्ष नेतृत्व तमाम उन लोगों के साथ संवाद कायम करे, समस्याओं को एक तरह से केंद्रित करके तुरंत उसका समाधान ढूंढ के दूर किया जाए। क्या आपको लगता है ये बहुत बड़ा मौका आज इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों के लिए भी रहेगा कि वो प्रधानमंत्री को उन समस्याओं को भी सामने रख सकें, गिना सकें, जिसकी वजह से ये रफ्तार धीमी है? जी बिल्कुल, देखिए, और चूंकि दशकों बाद देश के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो राज्यों के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हर वक्त अवेलेबल है। एक ऐसा प्रधानमंत्री देश के पास है जो ग्राउंड जीरो से सीधे लोगों से संवाद करते हुए चीजों को समझने की कोशिश करता है, चाहे वो लाभार्थी हो या जिलों के डीएम हो। तो निश्चित तौर पर इस मौके का फायदा राज्यों को जरूर उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की जो उपलब्धता है, और वो लगातार आप यकीन मानिए जितनी बैठकें बीते 1-1.5 साल में कोविड को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए, बीते कई दशकों में उस तरह की बैठक कभी नजर नहीं आई। एक टीम इंडिया के तौर पर भारत ने जो परफॉर्म किया, लेकिन निश्चित तौर पर टीम इंडिया में अगर और आइए सीधे रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में उन्होंने जब जिलाधिकारियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की तो किन बातों को सामने रखा। आप सभी साथियों ने जो बातें रखी, जो अनुभव बताए,
बहुत अहम है। मैं देख रहा हूं कि आपके भी दिल में वही भावना है कि भाई आपका राज्य, आपका जिला, आपका इलाका इन संकट से जल्द मुक्त हो जाए। ये दिवाली का त्यौहार है, मैं मुख्यमंत्रियों की व्यस्तता समझ सकता हूं, और फिर भी मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत आभारी हूं कि वे समय निकाल करके हमारे साथ बैठे हैं। ये बात सही है कि मैं डिस्ट्रिक्ट के लोगों से बात करना चाहता था, मैं मुख्यमंत्रियों को परेशान करना नहीं चाहता था, लेकिन ये कमिटमेंट है मुख्यमंत्रियों के दिल में भी अपने राज्य को 100% वैक्सीनेशन का जो उनका लक्ष्य है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री भी आज हमारे साथ बैठे और उनकी मौजूदगी हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको एक नया विश्वास देगी, नया ताकत देगी, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्रियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसको इतना महत्व दिया और समय निकाल करके वो आज त्योहारों के दिन में भी बैठे हैं। मैं हृदय से सभी मुख्यमंत्रियों का धन्यवाद करता हूं, और मुझे विश्वास है कि आज जो बातें हुई हैं, अब मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी और हमें परिणाम मिलेगा। और मैं बताता हूं जी, आज तक जितनी प्रगति हमने की है वो आप सबकी मेहनत से हुई है। हर डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, छोटा मोटा हर मुलाजिम, हमारी आशा वर्कर कितनी मेहनत की है जी। कितने दूर दूर इलाकों में पैदल चल चल करके लोगों ने वैक्सीनेशन पहुंचाया है। लेकिन 1 बिलियन के बाद अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो नई संकट आ सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उसको आखिरी अंत तक लड़ाई लड़नी पड़ती है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीलापन लाने नहीं देना है। साथियों, 100 साल की इस सबसे बड़ी महामारी में देश ने अनेक चुनौतियों का सामना किया है। कोरोना से देश की लड़ाई में एक खास बात यह रही कि हमने नए नए समाधान खोजे, इनोवेटिव तरीके आजमाए, और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नई नई चीजें की है। आपको भी अपने अपने जिलों में वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्साह, नई टेक्निक, ये इसमें जान भरती रहेगी। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा किया है, उनमें भी कई जगहों पर अलग अलग तरह की चुनौतियां रही है। कहीं भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुश्किल आई, तो कहीं साधन संसाधनों की चुनौती रही। लेकिन ये जिले इन चुनौतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ा कई महीने का एक्सपीरियंस हम सबके पास है। हमने बहुत कुछ सीखा है, और एक अननोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है, ये हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है। अब आपके माइक्रो स्ट्रेटेजी बदलाते हुए आगे चलना है। अब हम राज्य का हिसाब, जिले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गांव में भी मोहल्ला, उसमें भी वो 4 घर बाकी रह गए तो 4 घर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परिणाम प्राप्त करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमियां हैं उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बातचीत में मैं स्पेशल कैंप लगाने की बात उठी, ये विचार मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। अपने जिलों में एक एक गांव, एक एक कस्बे, इसके लिए अगर अलग अलग रणनीति बनानी हो तो वो भी बनाइए। आप क्षेत्र के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो उनमें एक हेल्दी कंपटीशन हो, इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। हमारे जो एनसीसी, एनएसएस के युवा साथी हैं, आप उनकी भी ज्यादा से ज्यादा मदद लीजिए। आप अपने अपने जिलों का क्षेत्रवार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं।
अपने स्थानीय लक्ष्य तय कर सकते हैं। और मैंने तो देखा, मैं लगातार ग्रासरूट लेवल के सरकार के हमारे साथियों को बात करता रहता हूं। मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी हैं, खास करके वैक्सीनेशन के काम के जुड़ी हुई, वो बड़ी जी जान से जुड़ गई। उन्होंने अच्छे परिणाम दिए हैं। हमारे जो महिला वर्कर्स हैं सरकार में, जितनी हमारी बहनें, इवन पुलिस में भी हमारी जो महिलाएं हैं, उनको भी कभी 5 दिन 7 दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए, आप देखिए परिणाम बहुत तेजी से मिलेगा। आपके जिले जल्द से जल्द राष्ट्रीय औसत के पास पहुंचे। मैं तो चाहता हूं उससे आगे निकल जाए, और इसके लिए हम सबको पूरी ताकत लगा देनी होगी। मुझे पता है कि आपके सामने एक चुनौती अफवाह और लोगों के भ्रम की स्थिति भी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज में सामने आएगी। और अभी बातचीत के दौरान भी आप में से कईयों ने इसका जिक्र किया है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं को भी जोड़े, उनकी मदद ले, उनके छोटे छोटे वीडियो बनाए 2-2, 3-3 मिनट के, और उनके वीडियो पॉपुलर करें। हर घर में उनके धर्मगुरुओं के वीडियो पहुंचे, धर्मगुरु उनको समझाएं। इसके लिए आप प्रयास किए। और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुओं से लगातार मिलता रहा हूं। मैंने बहुत प्रारंभ में सभी धर्मगुरुओं से बात कर करके इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी, और सभी वैक्सीनेशन के बहुत हिमायती हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं। देखिए, मैंने अभी जैसे बताया, अभी 2 दिन पहले ही मैं वेटिकन में था। पोप फ्रांसिस से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात हुई। वैक्सीन पर धर्मगुरुओं के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर देना होगा। साथियों, आपके जिलों में रहने वाले लोगों की सहायता के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए वैक्सीनेशन अभियान को अब हर घर तक ले जाने की तैयारी है। हर घर दस्तक, इसी मंत्र के साथ हर उस घर में दस्तक दी जाएगी जहां अभी तक दोनों टीके का संपूर्ण सुरक्षा कवच नहीं मिला है। अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए। अब हर घर टीका, घर घर टीका, इस जज्बे के साथ हम सबको घर घर पहुंचना है। साथियों, इस अभियान की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी से लेकर अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर उपयोग करना है। हमारे पास देश के अनेक राज्यों, अनेक जिलों में ऐसे मॉडल है जो दूर सुदूर गांवों में लेकर शहरों तक 100% टीकाकरण के लिए अपनाए गए हैं। सामाजिक या भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मॉडल आपके लिए या किसी क्षेत्र विशेष के लिए अनुकूल हो, उसको जरूर अपनाना चाहिए। एक काम आप लोग और कर सकते हैं। आपके ही सहयोगियों ने, आपके ही साथियों ने अन्य जिलों में तेजी के साथ टीकाकरण किया है। संभव है आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वैसी ही चुनौतियों से वो भी गुजरे हो। आप उनसे भी जानिए कि उन्होंने कैसे वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई, समस्याओं का समाधान कैसे किया, कौन से नए तौर तरीके अपनाए हैं। उनको की गई आपकी एक फोन कॉल भी आपके जिले में बदलाव ला सकती है। अगर उन्होंने अपने जिलों में कुछ इनोवेट किया है, कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस जो अपनाई हैं, तो वो आप अपने जिलों में भी दोहरा सकते हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, हमारे वनवासी साथी हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए भी हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाना होगा। अभी तक के हमारे अनुभव बताते हैं कि स्थानीय नेतृत्व समाज के दूसरे सम्मानित साथियों का साथ और सहयोग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने कुछ दिन भी तय करनी, जैसे बिरसा मुंडा जी का जयंती आएगी,
बिरसा मुंडा जी की जयंती के पहले हम एक पूरा आदिवासी क्षेत्र में माहौल बना दें। अब एक प्रकार से बिरसा मुंडा जी को हमारी श्रद्धांजलि के रूप में इस बार हम वैक्सीन लगाएंगे। ऐसी कुछ इमोशनल चीजें हम जोड़ें और मैं चाहूंगा इसलिए आदिवासी समुदाय के संपूर्ण टीकाकरण